वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन स्टेशन। तो आज हम बात करेंगे कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, जो उसकी संरचना होती है और उसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन बात करते हैं। इंट्रोडक्शन, सेल का इंट्रोडक्शन क्या है। तो जो सेल होता है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सही बात है भाई। किसी भी चीज़ को एक यूनिट होता है बनने के लिए। जैसे एक दीवार है, दीवार का एक सबसे छोटा हिस्सा होता है, उसे हम ईंट कहते हैं। उसी तरह लाइफ को भी बनने के लिए सेल, मतलब जो ह्यूमन बॉडीज़ पूरा बना हुआ है वो किस वजह से बना हुआ, एक सेल का बना होता है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे। और दूसरा है सेल्फ रिप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर। ये मतलब एक से दूसरा मतलब बनता है, एक सेल से दूसरा सेल मतलब जनरेट होता है। और उसके बाद है कि द फर्स्ट सेल वाज ऑब्जर्व्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 6065 फ्रॉम द स्लाइस कॉक। कहने की बात ये है कि जो सेल की जो डिस्कवर किया था, या जो सेल को जो सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था, उनका नाम था रॉबर्ट हुक, जो कितने में 1665 में किया था। जो कि एक, मान लीजिए एक पेड़ था, पेड़ के अंदर ऐसे माइक्रोस्कोप पे देखा गया तो ऐसे ऐसे उसके अंदर स्लाइस कॉर्क बना हुआ था। दिस पार्ट दिस वन ऐसे बना हुआ था, तो इसको हम कहते हैं स्लाइस ऑफ कॉर्क। सम ऑर्गेनिम्स कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स, देयर अदर आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स। क्या यहाँ पे सम ऑर्गेनिम्स कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स एंड अदर आर मल्टीसेलुलर। कह रहे हैं कि दो टाइप के सेल होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर सेल होते हैं, एक मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर में क्या होता है, एक सेल होते हैं मतलब, और दूसरे को मल्टीसेलुलर कहते हैं, जिसमें मोर देन वन सेल होते हैं। और जो सेल का डायमीटर होता है वो होता है 2 to 120 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये हमारा है कि इसका पूरे सेल का पूरा डायग्राम दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसी से क्वेश्चन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं बहुत। उसके बाद आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। एंड देन उसके बाद करते हैं सेल थ्योरी। किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें थ्योरी देना पड़ता है, तो उसके बाद सेल थ्योरी की बात करते हैं हम। तो अब देखते हैं यहाँ पे, प्रपोज्ड बाय मैथियास एंड सनवान इन 1839। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल। सही बात है भाई। जितने भी सेल होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल, जितने भी थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स है जो भी, वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। सेल आर स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल जो है सबसे छोटा हिस्सा है किसी भी लिविंग थिंग्स को बनने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं ऑल सेल कम फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑफ अ सेल, उसी तरह किसी भी चीज़ को जैसे कोई चीज़ है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो क्या हो कि एक मतलब एक सेल से ही दूसरा सेल बनता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं हम। तो क्या क्या मतलब बनता है, क्या क्या चीज़ से हमें बनता है। तो डिफरेंट सब्सटेंस दैट मेक सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म इस कंपोनेंट, यहाँ पे बताया गया कि प्रोटोप्लाज्म किस किन चीज़ों से बना हुआ है। तो क्या क्या मटेरियल्स है उसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं वाटर है, जो कि 70 to 80% होता है एक प्रेजेंट सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर, नॉट अ डेड सेल। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स होगा, लिपिड होगा, प्रोटीन होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, जिसमें हमारा हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट एक प्रोटोप्लाज्म के अंदर। और प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर, एक मेजर सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म एंड इस ऑर्गेनेली, उसके बाद न्यूक्लियस होता है। तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो आउटर लेयर ऑफ आउटर मोस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं हम। यहाँ पे लिखा है थिन पेलेबल इलास्टिक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर विच एनवॉल्व्स द सेल। कहने की बात यह है कि जो आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल के अंदर वो होता है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद देखते हैं कि इस कंसिस्ट ऑफ बाई लेयर, बाई लिपिड लेयर। लिपिड का मतलब हो गया यहाँ पे, लिपिड का मतलब फैट हो गया, और बाई का मतलब दो लेयर होते हैं। किसके, लिपिड के दो लेयर होते हैं, प्रोटीन्स के अंदर ही होते हैं। इसके होते, एक होता है इंटेग्रल प्रोटीन्स एंड सेकेंड होता है पेरिफेरल प्रोटीन्स। दो टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, क्लियरली दिख रहा है हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे कि मैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों बता रहा हूँ सेल का। तो सबसे पहले क्या होता है, सेल का फंक्शन क्या होता है। तो सेल का फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव करता है, मतलब हर चीज़ से हमें वो, हर चीज़ से मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है या फिर बचाता है। फॉर्म्स आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल और ऑर्गेनेल्स। ये मतलब सब चीज़ से हमें वो करता है, प्रोटेक्ट करता है। डाइजेस्टिव क्या होता है, टेक्स प्लेस फूड इन एक्सट्रैक्ट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। इसके अंदर मतलब चीज़ें डाइजेस्ट की जाती है। सिलेक्टिव परमिएबल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स गैसेज लाइक O2, CO2 और Na2। ये होता है कि सिलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या होता है कि कुछ चीज़ों को जाने की अनुमति होती है सेल के अंदर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर कुछ चीज़ों की जाने की अनुमति है, और जैसे सिर्फ परमिएबल लिखा होता है तो हर चीज़ जा सकती है, और सिलेक्टिव है तो कुछ चीज़ें ही जा सकती है। पोलर मॉलिक्यूल जाएगा इसके अंदर। और बी हो गया हमारा केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगा इसके अंदर। देख लेते हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन कंट्रोल द फ्री पैसेज ऑफ आयंस एंड आउट ऑफ सेल। दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स इन मेंटेनिंग कंपोनेंट्स इन ICF और ECF। ICF होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड ECF होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं आगे का पॉइंट्स।
यहाँ पे लिखा है लिंक एडजेसेंट सेल टुगेदर बाय अ जंक्शनल कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म अ टिश्यू। कह रहा है एक सेल, जैसे ये एक सेल हो गया, उसके ऊपर एक और सेल हो गया, इसके ऊपर एक और सेल हो गया, तो इस सेल से क्या बनता है, बहुत सारे जब सेल एक साथ हो जाते हैं तो उससे हमारा टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होता है, इट एक्ट्स एज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ चार्ज कंडेंसर, दस सेल मेम्ब्रेन हैव अ वेरी हाई इंसुलेटिंग वैल्यू। उसके बाद हम देखते हैं साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। कहता है कि साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। थिक जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड दैट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। कह रहा है कि साइटोप्लाज्म होता है जो जेली लाइक होता है, और इसके अंदर क्या बोथ साइटोप्लाज्म जो होता है एनिमल्स के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर, दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। द कॉन्स्टेंट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म आर साइटोसोल, सेल ऑर्गन्स एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। कह रहा है कि एक साइटोप्लाज्म जो बना हुआ है वो साइटोसोल से बना हुआ है, सेल ऑर्गेनल से बना हुआ है। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि राइबोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब क्या होते हैं, इसके ऑर्गेनेल्स हैं। उसके बाद देखते हैं बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स मेनी ऑर्गन्स इन यूकैरियोटिक सेल्स, सेल कंटेनिंग मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। यहाँ पे यूकैरियोटिक हम समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर अगर मेम्ब्रेन है तो वो यूकैरियोटिक हो जाएगा। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं साइटोसोल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है यार। साइटोसोल क्या होता है, द साइटोसोल द एक्वस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म आउटसाइड ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म आल्सो कंटेन द इट्स ओन डिस्टिंक्टिव प्रोटीन्स होता है इसके अंदर। साइटोसोल हो गया, ये एक साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर बहुत सारे वो क्या होता है, अगर साइटोप्लाज्म का लेयर रिमूव कर दिया जाए, ये वाला लेयर हम रिमूव कर दिया जाए तो उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इट्स कंटेन्स ऑलमोस्ट 70% ऑफ टोटल सेल वैल्यू। इसमें क्या होता है कि 70% जो सेल का जो वॉल्यूम होता है वो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही होता है। जेलेनिटियस सब्सटेंस कॉन्स्टली मेनली ऑफ द साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल्स सॉल्ट एंड वाटर। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो जाएगा, साइकोस्केलेटन फिलामेंट्स होता है जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है और सॉल्ट एंड वाटर होता है। केमिकली द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ मेनी केमिकल्स एलिमेंट्स इन द फॉर्म्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म का जो मैट्रिक्स होता है, जो ये वॉल है, ये वॉल जो होता है मैट्रिक्स इसको कहते हैं। ये किस चीज़ से बना हुआ है, मेनली बना हुआ है ये एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स की वजह से ये बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोसोल के बाद ऑर्गेनेल्स देखते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, पेरिजोक्सियम, वैक्यूल। इस ऑर्गेनल इज बाउंड बाय द लिपिड मेम्ब्रेन हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। कह रहा है ये जितने भी सारे यहाँ सबका जो लेयर होगा किससे बना होगा, सबका जो लेयर होगा लिपिड से बना होगा, और इसके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन होंगे इसके। नेक्स्ट देखते हैं हम अभी के करके सबके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया द माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय अ कोलाइकर इन 1850 गैनुअल स्ट्रक्चर इज द स्टेटेड मसल्स। सबसे पहले जिसको ऑब्जर्व किया था इसको वो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कोलाइकर इन 1850 एज ए ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर इन द स्टेटेड मसल्स के जो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसमें से एक मसल्स हो गया स्टेटेड मसल्स, उसके अंदर ये देखा गया था माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ सेल होता है, क्योंकि यहीं से हमारी एटीपी जनरेट होती है, यहीं पे हमारा एनर्जी बनता है। जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया, लेंथ कितना हो जाएगा 5 to 20 माइक्रोमीटर, और डायमीटर कितना 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। फिलामेंटस और ग्लोबुलर इन शेप। इसका शेप क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है वो फिलामेंटस हो जाएगा और ग्लोबुलर इन शेप हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा, और इंटरमीडिएट स्पेस, ये मान लेते हैं हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अंदर ये 2 लेयर हो गए और ये मैट्रिक्स हो गए। तो यहाँ पे देखते हैं सिस्टेनिन एंड मैट्रिक्स हो जाता है। द मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन होता है वो किन किन चीज़ों से बना होता है, तो उसका मेम्ब्रेन होता है वो फोस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कॉल्ड पोरिन्स। पोरिन्स को मोस्टली हम कहते हैं 8 ग्रुप ऑफ 8 प्रोटीन्स को मिलकर पोरिन्स बनता है। तो दिस पोरिन्स फॉर्म्स चैनल्स दैट अलाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ 5000 डाल्टन और लेस टू पास। जो पोरिन्स होता है एक ट्रांसपोर्ट चैनल है एक टाइप का, जिसके थ्रू हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इंटर करते हैं, जिसके कितने डाल्टन तक कर सकते हैं 5000 डाल्टन कर सकते हैं, और उससे कम भी। स्टेटेड विद एंजाइम्स कॉन्सेप्ट विद बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। यहीं पे ऑक्सीडेशन होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन यहीं पे होता है बहुत सारे एंजाइम्स का। इंटीरियर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। कंटेंट्स एंजाइम कॉन्स्टेंट विद द एसिटिक साइकिल एंड रेस्पिरेटरी चेन ऑक्सीडेशन। यहीं पे मतलब एसिटिक टीसी साइकिल यहीं पे मतलब चलता है, और रेस्पिरेटरी चेन ऑक्सीडेशन यहीं पे होता है। मेजर मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड अमीनो एसिड आर पार्ट्स ऑफ स्पेशल बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वॉल्विंग यूरिया एंड हीम सिंथेसिस आर लोकेटेड इन इनर मैट्रिक्स। यहीं पे एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, यहीं पे बनता है। तो ये सारे जो मैकेनिज्म यहीं पे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसके बाद हम करते हैं इनर मेम्ब्रेन के बाद। अभी हम बात कर रहे थे आउटर मेम्ब्रेन के बाद।
उसके बाद हम बात किए इंटीरियर के बारे में, उसके बाद हम इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। इट कंटेन्स ATPase आउटर अदर एंजाइम्स कंसर्न विद सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ATP। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनर मेम्ब्रेन जो, तो वहाँ पे ATPase मतलब हो गया, ATPase का बनना होता है, बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ATP बनता है। कंटेंट्स एंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, जो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की में मदद करते हैं। द अल्टीमेट पर्पज ऑफ दिस मैकेनिज्म ऑक्सीडेशन, फॉस्फोराइलेशन एंड सिंथेसिस ऑफ ATP। माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर ATP बनता है, ये आप लोग ध्यान रखें। जो मैकेनिज्म होता है ऑक्सीडेशन, फॉस्फोराइलेशन एंड सिंथेसिस ऑफ ATP कहाँ बनता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हैज सम प्रोटीन सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अलग से खुद का राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, और DNA खुद का होता है इसके पास। उसके बाद हम फंक्शन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हम देखते हैं यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। द पावर जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ सेल, ये क्या करता है? पावर को जनरेट करता है, जो ATP बनाता है मेनली हम देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन विद द वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ द सेल। ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम आयंस का जो बैलेंस बना के रखता है वो कौन रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। एनर्जी ट्रांजैक्शन थ्रू रेस्पिरेशन। उसके बाद रेस्पिरेटरी फॉर द थर्मोजेनेसिस, ये हीट को भी मतलब स्टेबल रखता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? यहाँ पे हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर एंड फ्लैट वेस्कुलर स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। ये जो हमें दिख रहा है ट्यूबुलर टाइप है यहाँ पे, ये है। एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ क्लोज फिलेंटेड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक कॉल्ड सिस्टर्नी। उसके बाद स्पेस इनसाइड द ट्यूबुलस इज फिल्ड विद एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इसके जो स्पेस के बीच में जो फील्ड होता है ट्यूब के अंदर, वो कौन सा होता है? एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होते हैं। अब टाइप्स देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन। उसके बाद है कि यहाँ पे देख लिया। और क्या होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है कि हमारे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स यहाँ पे एब्सेंट होंगे तो यहाँ पे क्या बनेंगे? यहाँ पे हमारा फैट का सिंथेसिस होगा। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा? हमारे यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन क्या होता है। तो सिंथेसिस अभी हमने देखा था डिफरेंस, वहाँ पे हमें पता चल गया कि क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है राइबोसोम्स का। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सेग्रीगेशन, अनसैचुरेटेड ऑफ फैटी एसिड, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इसी की वजह से होता है, जहाँ पे इस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को हम नॉर्मली किस नाम से जानते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द मसल्स फाइबर्स। उसके बाद हम बात करते हैं गोल्गी बॉडीज़। गोल्गी बॉडीज़ क्या होता है? जस्ट हम इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। गोल्गी बॉडीज इज अ कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन इनक्लोज सेट कंपोज्ड ऑफ 4 और मोर स्टैकेड लेयर ऑफ थिन फ्लैटेड इनक्लोज वेसल्स लेइंग नियर द साइड ऑफ द न्यूक्लियस। ये कहना चाहता है कि गोल्गी बॉडी होता है कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से ये बनता है, जिसका फोर मटेरियल से बना हुआ है, जो कि है इसकी जो लेयर है। उसके बाद कॉन्सिस्ट ऑफ मल्टीपल डिस्क्रीट कंपार्टमेंट, इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हमारा एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स हो गए, राइबोसोम्स हो गए, इसी के अंदर मतलब आके मतलब फील्ड होते हैं। उसके बाद यहाँ से पिंचअप हो जाता है। और उसके बाद देखते हैं द सिस गोल्जी नेटवर्क होता है, गोल्जी स्टेक होता है, विच इज डिवाइडेड इनटू मीडियल। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांस सब कंपार्टमेंट होता है, द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क होता है इसके अंदर। उसके बाद हम फंक्शन देखते हैं गोल्जी बॉडीज़ का। तो वेपिंग एंड पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल, यहाँ पे हमारा जो राइबोसोम्स बनते हैं इसी के अंदर क्या होते हैं? पैकेजिंग होता है। प्रोड्यूस सिक्रेशन ग्रैन्युल्स, एग्जांपल में मेम्ब्रेन इंक्लूड्स कॉम्प्लेक्सेस विच स्टोर हार्मोन्स एंड एंजाइम्स इन द प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल्स। इट पैकेज प्रोटीन्स, यहीं के अंदर प्रोटीन्स बनते हैं। साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, यहीं से हमारा लाइसोसोम्स बनता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं लाइसोसोम्स क्या होता है। लाइसोसोम्स का जो डायमीटर होता है वो 250 से लेके 750 नैनोमीटर होता है। दिस आर द इरेगुलर स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय द यूनिट मेम्ब्रेन। ये जो जैसे होता है, एक होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इरेगुलर होता है, जो कि किससे घिरा हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है? यूनिट जो बना हुआ है वो मेम्ब्रेन से बना होता है। मोस्ट एडिटिक दैन रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड एक्सटर्नल बैक्टीरिया एज वेल एज वन आउटसाइड कंपार्टमेंट्स एंड डाइजेस्टेड इन देम। कह रहा है कि जो एसिडिक होता है इसका वो ज़्यादातर होता है साइटोप्लाज्म से ज़्यादा, और इसके अंदर जो डाइजेस्टिव होता है मेनली जो बैक्टीरियाज जो इंटर होते हैं सेल के अंदर, मोस्टली लाइसोजाइम के अंदर, उसका फेगोसाइटोसिस हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं द इंटीरियर स्क्रिप्ट एसिडिक नियर pH 5.0 बाय द एक्शन ऑफ अ प्रोपोर्शन पंप, प्रोटोन पंप और H+ और ATPase। इसका जो pH होता है वो मेंटेन किस वजह से होता है? प्रोटोन पंप को वजह से होता है। लाइसोजाइम्स आर कॉल्ड हाइड्रोलेजेस एंड दे फंक्शन बेस्ट एट द pH, एसिडिक pH। उसके बाद हम लाइसोजाइम का फंक्शन देखते हैं। एक एज अ फॉर्म्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, ये जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह एक्ट करता है, बिकॉज एंजाइम्स इसके अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। और इनगल्फ वन आउट कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल्स इन विच दे आर लोकेटेड, इसके अंदर बैक्टीरिया का जो होता है वो इनगल्फ कर लेता है उसके तरह। उसके बाद हम देखते हैं पेरोजोक्सिसोम्स, जिसका डायमीटर होता है 0.5 नैनोमीटर। ये जो होता है वो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन से बना होता है।
इसका जो स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लाइसोसोम बट इज डिफरेंट कंपोजिशन। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये सेम लाइसोसोम की तरह दिखता है, लेकिन इसका जो कंपोजिशन है डिफरेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लाइसोसोम का जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। पेरिक्सोम्स कैन बी फॉर्मेड बाय द बर्निंग ऑफ ER और बाय द डिवीजन। ये जो बनता है वो ER की वजह से बनता है और डिवीजन की वजह से बनता है। कंटेंट्स ऑक्साइडेजेस दैट प्रोड्यूस H2O2। पेरोक्सोसोम्स होता है उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, H2O2 प्रेजेंट होता है। कैटलिस्ट डिग्रेड्स हाइड्रोजन, पेरिक्सोम इज ईड वाटर एंड ऑक्सीजन। प्रोटीन आर डायरेक्टेड टू द पेरिक्सोम बाय द यूनिक सिग्नल सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, जिसको हम पेरिक्सोम्स कहते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका, तो H2O2 प्रोड्यूस होता है इसके अंदर, हेल्प्स इन फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड। इसके अंदर लिपिड भी बनेगा, कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पे सिंथेसिस होगा जो कि एनिमल के अंदर। और बाइल एसिडिक इन लीवर, ये एसिडिक भी बना बाइल लीवर भी बनाता है। और सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मोगल्स, माइलिन सीड जो बनता है वो इसी की वजह से बनता है। उसके बाद साइटोस्केलेटन देखते हैं हम। सिस्टम ऑफ फाइबर्स दैट नॉट ओनली मेंटेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बट ऑल्सो परमिट टू द चेंज शेप एंड मूवमेंट। यहाँ पे कह रहा है जो साइटोस्केलेटन का शेप जो होता है वो मेंटेन भी रहता है और लेकिन कुछ ऐसे जगह पे वहाँ पे चेंज भी हो जाता है। तो साइटोस्केलेटन के जो होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो फर्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से मिलकर बनता है, माइक्रोफिलामेंट्स, ये तीनों जो है इसके वजह से साइटोस्केलेटन बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं। दीज आर लॉन्ग होलो स्ट्रक्चर होते हैं, इसका जो डायमीटर होता है 2.5 नैनोमीटर होता है। ये क्या करते हैं, ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये जो होता है दे आर 18 to 14 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड आर मेड ऑफ वेरियस सब यूनिट्स। जो इंटरमीडिएट माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो बहुत सारे सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट। दीज आर लॉन्ग सॉलिड फाइबर्स 4 to 6 नैनोमीटर। दे कंप्रोमाइज द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिंग एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मोशन। जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं सेल के मोशन में रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उसके बाद हम फंक्शन देखते हैं कि इसका क्या होता है, साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या होता है। दे आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, सेल मूवमेंट इसके वजह से होता है। प्रोसेस दैट मूव सिक्रेशन ग्रेन्यूल्स इन द सेल, सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है सिक्रेशन का वो इसी की वजह से होता है। मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स विद इन द सेल मेम्ब्रेन। और लास्ट है हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस कंटेंट क्रोमेटिन, RNAs एंड न्यूक्लियर प्रोटीन मूव फ्रीली इन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे कहने की बात यह है कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, क्रोमेटिन होता है, RNAs होता है और न्यूक्लियर प्रोटीन मूव फ्रीली इन द एक्वस सॉल्यूशन। और न्यूक्लियस जो प्रोटीन होते हैं इसके अंदर आज़ाद तरीके से एक्वस सॉल्यूशन होता है उसके अंदर मूव करते रहते हैं। न्यूक्लियस हैज़ अ इंटरनल स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज द जेनेटिक मटेरियल एंड लोकलाइज न्यूक्लियर फंक्शन। न्यूक्लियस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर का जो अंदर ऑर्गेनाइज होता है जेनेटिक मटेरियल वो किसके वजह से न्यूक्लियर फंक्शन के लिए होते हैं। लूजली ऑर्गेनाइज मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियर लेमिन्स एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियर लेमिना इनटू द इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस। These lamins serve at the site of chromatin assays and organize other protein into a function nuclear bodies। जो lamins होते हैं इसके अंदर जो क्रोमेटिन होते हैं वो क्या अटैचमेंट होते हैं किससे, ऑर्गेनाइज टू द प्रोटीन से अटैच होते हैं। और उसके बाद क्रोमेटिन विद इन द न्यूक्लियस इज ऑर्गेनाइज इनटू द लार्ज लूप्स ऑफ DNA and the specific region of these loops are bound by the lamin matrix and lamin binding in the protein in the chromatin। nuclear envelope, तो न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अंडरलाइंग न्यूक्लियर लेमिना एंड न्यूक्लियर पोल कॉम्प्लेक्स। जो न्यूक्लियर जो इन्वेलप होता है वो 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। 2 कॉन्सेंट्रिक मेम्ब्रेन होता है कॉल्ड द इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। 2 लेयर से बना होता है जो न्यूक्लियस होता है। तो अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, आउटर मेम्ब्रेन को बाहर वाले के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परमेबल ओनली द स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसके अंदर जो मूवमेंट होगा वो सिर्फ स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियस का, सर्व्स बोथ एज अ रेस्पिरेटरी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एज द सेल्स कंट्रोल सेंटर। सबसे पहले तो इसको हम सेल कंट्रोल सेंटर के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखते हैं द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस दस अलाउ जेनेटिक एक्सप्रेशन द रेगुलेटिंग बाय द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म सच एज अल्टरनेटिव स्लीप। तो ये हमारा समरी है। कंपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद साइटोसोल क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स एंड अमीनो एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। एंड गोल्गी अपरेटस किस लिए होता है, मॉडिफिकेशन एंड स्टोरिंग ऑफ प्रोटीन्स।